वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट ग्रेड की हमारी टेस्ट सीरीज और वीडियो जो करंट अफेयर्स के थे वो पूरे हो चुके हैं। आज हमने एक नया मुकाम, नई मुहिम शुरू की है जिसको पूरे लास्ट तक मुकाम को हासिल करेंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 दिसंबर में एग्जाम है। उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हूबहू जिस प्रकार पैटर्न के आधार पर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज होगी हमारी। और ये सीरीज में क्यों ये कहां दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे नानक क्लासेज ऐप के अंदर सेकंड ग्रेड के लिए टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग है। और आज उसमें तीसरा टेस्ट हालांकि मिल चुका है, हमने आज ये स्टार्ट किया है। तो अब आगे से जैसे टेस्ट होने के बाद जस्ट अगले दिन रात को 10 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो पहले टेस्ट में जिस विद्यार्थी ने टेस्ट दिया है, दूसरा टेस्ट दिया है, आज तीसरा टेस्ट दिया है, इन सब की व्याख्या यूट्यूब पे आपको मिलेगी। तो आज पहला चैप्टर हमारा रहेगा, पहला मॉडल पेपर रहेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट चल रहा है। तो उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए। ये पीटीआई सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा और ये फर्स्ट ग्रेड पीटीआई में भी काम आएगा, ध्यान रखना। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित नहीं है। और आरपीएससी जिस प्रकार के एग्जाम करवा रही है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है, मध्य श्रेणी में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें तो लगभग 692 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 550 किलोमीटर अपने राजस्थान के अंदर है, यानी टोटल का 80% अपने राजस्थान में प्रवेश करती है सिरोही जिले से और निकलती है खेतड़ी झुंझुनू से और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक जाती है। तो 3 प्रकार की है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। 3 प्रकार की। उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़ सबसे बड़ा है, इधर मोरामजी टाट और तारागढ़ है, और इधर आपकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो ये पूछ रहा है मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं, अजमेर क्षेत्र में ये पहाड़ियां हैं। तो ये उत्तर हो गया। अब देखो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसराना बाकर, गिरवा पहाड़ियां और रोजा बाकर। ये कहां की पहाड़ियां हैं? देखो गिरवा पहाड़ियां उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में फैली हुई है। इसराना बाकर की जो पहाड़ियां हैं ये जालोर के अंदर है। ठीक है, और रोजा बाकर की पहाड़ियां ये भी जालोर के अंदर है। जब हम इस प्रकार अरावली पर्वतमाला की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां आपको एक पता होना चाहिए, इस साइड में जालोर जिला है, वहल मछली के समान, वहां पे कुछ चोटियां हैं। एक तो है डोरा पर्वत, कभी आपसे पूछे पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत डोरा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 669 मीटर है। उसके बाद में इसराना बाकर सबसे ऊंची है, 839 मीटर है, और उसके बाद में ये 869 है। ठीक है, उसके बाद में इसराना बाकर के बाद में रोजा बाकर 730 मीटर, और एक है जारोला पहाड़। इसराना बाकर, रोजा बाकर, डोरा पर्वत और जारोला पहाड़ी, ये सारे जालोर के अंदर है। तो ये मध्य अरावली की पूछ रहा है, तो मेरवाड़ा पहाड़ियां इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाते हैं? अक्सर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछते हैं। धूलकोट कह दो इसको, आघाटपुर भी इसे कहा जाता है, और इन दोनों का जो नाम है उसे कहते हैं हम आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। ये उदयपुर के अंदर है। कहां पे? उदयपुर में है। जो मेरे को व्याख्या आपको क्लियर है वो बता रहा हूं, जो सीधे क्वेश्चन है वो सीधे बताऊंगा। आहड़ सभ्यता उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे है। कई बार बेड़च ऑप्शन नहीं आता तो आपको आयड मिल सकता है, अगर आयड दोनों नहीं मिले तो सीधा सीधा मिल जाएगा बनास, क्योंकि इसे बनास संस्कृति कहते हैं। बनास नदी घाटी के रूप में विकसित हुई थी। आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। तो मैं थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल बता रहा हूं कि वहां आपने टेस्ट दिया, आपके कितने क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है और किस प्रकार गलत है, यहां आपको पता लग जाएगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा ये उत्खनन किया जाता है। विराटनगर, जिसका नया नाम विराट है, जयपुर के अंदर है। इस सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा की गई। और पीलीबंगा हनुमानगढ़ में, वैसे ये खास सभ्यता नहीं, पीलीबंगा, रंगमहल, कालीबंगा ये हनुमानगढ़ में है वैसे। तीसरा, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं उदयपुर से। किसके? उदयपुर बेड़च नदी के किनारे है। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अमर नगरी कहते हैं इसको, ध्यान रखना। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीन सरस्वती के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम क्या है? तो नगरीय सभ्यता हम किसको कहते हैं? कालीबंगा को, यानी वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे है ये, हनुमानगढ़ के अंदर। प्राचीन इस नदी का नाम दोस्तवती यानी सरस्वती नदी का अवशेष इसे माना जाता है।
तो कालीबंगा से नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। कंस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ से भूकंप के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकाएं, दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्ह, ये सारी मिली है। और यहाँ पे लकड़ी की जो क्या कहते हैं, लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। तो ये सारा बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त है? सैंधवकालीन का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये सैंधवकालीन सभ्यता की बात करें तो कहां से मिली है? कालीबंगा से। देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम सुना होगा आपने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया कालीबंगा को, ठीक है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो सोनथी सभ्यता ना बीकानेर, उसको कालीबंगा सभ्यता, प्रथम कालीबंगा सभ्यता माना है। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में याद रखना। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो आहड़ से, अभी बताया था को आहड़ सभ्यता, बार बार आपका नाम आ रहा है, इसको ताम्र नगरी कहते हैं। जबकि गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं, ताम्र संचयी कहते हैं। अभी पीटीआई में क्वेश्चन आया कि ताम्र संचयी सभ्यता किसको कहते हैं, वहां ऑप्शन 8 भी था, गणेश्वर में था। अब ये तो पढ़ा हुआ था कि ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर और ताम्र नगरी आहड़ को कहते हैं, प्रश्न आ गया ताम्र संचयी। अब वहां इंग्लिश में लिखा हुआ था, जिसने थोड़ा सा इंग्लिश को समझ लिया उसका सही हो गया। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? कालीबंगा कहां पे है? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। अगला प्रश्न देखो, आहड़ सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये आहड़ सभ्यता है, ये उदयपुर के अंदर है। अब देखो ऑप्शन आ गया ना बेड़ज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेड़ज। इसको आयड़ नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब इसका उद्गम होता है ना तो ये आयड़ के रूप में होती है, फिर ये उदय सागर झील में गिरती है और फिर बेड़ज नदी का रूप लेती है। बेड़ज किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। तो बनास के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहते हैं। निम्न में से किस स्थल से संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं? किस स्थल से? तो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन से ये कहां से पता चला? ये पता चला कहां से? आहड़ से पता चला, क्योंकि वहां पे संयुक्त रूप से चूल्हे मिले हैं। ऐसे चूल्हे मिले हैं 5-7 ऐसे चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब अब घर में एकल परिवार होगा, उसके तो चूल्हा एक ही होगा या 2 होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 5-5, 7-7 एक साथ इकट्ठे होने का मतलब है वहां परिवार प्रथा कैसी थी? संयुक्त परिवार प्रथा थी। तो वो सभ्यता है आहड़। निम्न में से कौन सी वस्तु कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई? निम्न में से कौन सी वस्तु कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई? देखो मैंने अभी आपको बता दिया अग्निकुंड, और एक बार एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। गाय के मुख वाले प्याले ये भी मिले हैं। जूते हुए कृषि के साक्ष्य, और अपने कहते हैं ना दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? तो वो यहां मिले हैं। भट्टी नुमा चूल्हा ये नहीं मिला, ये उधर आहड़ सभ्यता से मिला है। तो तीनों सही है, एक गलत है। आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग क्या कहते थे? आहड़ सभ्यता, क्योंकि ये मैं कैसे करवा रहा हूं, आपके फर्स्ट टेस्ट में जो टॉपिक था उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं मैं, कि ये ध्यान रखना, क्योंकि पहला टेस्ट हो चुका है आपका। जिस विद्यार्थी ने अब तक ज्वाइन नहीं किया सेकंड ग्रेड को जरूर ज्वाइन कर लेना। आज तीसरा टेस्ट है टॉपिक के हिसाब से, और पहले कोई विद्यार्थी पहले ट्राई करना चाहता है तो जाके पहले सिलेबस देख लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, फिर आप इसको परचेज करना, ठीक है। कोई और तैयारी कर रहा है रीट की, तो रीट का टेस्ट सीरीज चल रहा है। और एक और बता देता हूं, सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज है हमारी करंट अफेयर्स की। जनवरी से लेकर 2022 तक टेस्ट डाले जाएंगे, पूरे मंथली प्लस हर महीने की पीडीएफ आपको इसमें उपलब्ध होगी, जितना भी राजस्थान करंट है। और ये टेस्ट सीरीज आपने ले ली, मान के चलो आपके 10% आएंगे ना, 9% आपके गलत तो होंगे, ये क्लियर है एकदम, ये ध्यान रखना। तो आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो देखो आघाटपुर भी कहते हैं और धूलकोट भी कहते हैं। स्थानीय लोग वैसे इसको आघाटपुर के नाम से जानते हैं, धूलकोट भी इसको कहते हैं, दोनों ही नाम इसके अंदर आगे, ठीक है। तो इस दोनों को ध्यान रख लेना। 12 नंबर, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर कहां पे है? नागौर के अंदर है। कौन से मेला आयोजित होता है? तेजा जी का मेला होता है। तेजा जी का मेला लगता है, और कौन से महीने में लगता है? भाद्रपद महीने में लगता है। और राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले लगते कहां पे है? नागौर में। सबसे ज्यादा आय की दृष्टि तेजाजी पर्वतसर नागौर से मिलती है। सबसे लंबा चलता है गोगामेड़ी वाला, और सबसे प्राचीन है मल्लीनाथ जी पशु मेला। अच्छा, रामदेव जी पशु मेला कहाँ लगता है? रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में। गोगा जी का नौहर मैंने
और पाबू जी का वैसे स्पेशल मेला नहीं लगता, तेजा जी का लगता है पशु मेला। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया पीर के नाम से जाना जाता है? जाट जाति के धोलिया पीर के नाम से प्रसिद्ध हैं तेजा जी। और तेजा जी की खासियत ध्यान रखना, इनका जन्म खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। इनका जो मेला लगता है पशु मेला वो पर्वतसर नागौर में लगता है। तेजा जी की जो कर्म भूमि है वो बांसी दुगारी बूंदी में है। और तेजा जी की बात करें तो सबसे ज्यादा मान्यता इनकी अजमेर जिले के अंदर है। इतने प्रश्न पेपर में आपको मिलेंगे फिक्स। तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था लिल्लण, जिसको सिनगारी भी कहते थे। इनकी पत्नी थी पेमल। राजस्थान लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतलरा बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में आता है? तो आपको पता ही है, नेतलरा बरतार किससे संबंधित है? रामदेव जी से। रामदेव जी पिता अजमल जी, माता मेणा दे और पत्नी नेतल दे, इसलिए नेतलरा भरतार। रामदेव जी की स्मृति में रुणेचा रामदेवरा में विशाल लक्ष्य मेला आयोजित किया जाता है। आपसे पूछे रामदेव पशु मेला कहां लगता है तो आपको रुणेचा नहीं कर देना, आपको करना है मानासर नागौर। नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? ये आपको पता है, नेजा रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसके लिए है। जम्मा जो जागरण लगाया जाता है, रिखिया जो इनके मेघवाल भक्त होते हैं उनको कहा जाता है। तो रामदेव जी की बात आई है तो एक चीज आपको जरूर याद रखना, रामदेव जी का घोड़ा सफेद था लेकिन नाम नीला था। ये भी ध्यान रखना, जिसको आजकल कन्वर्ट करके लीला कहने लग गए। तो ये याद रखना, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार के साथ साथ अर्जुन का अवतार भी कहा जाता है, अर्जुन के वंशज कहा जाता है। पाबू जी को अवतार माना जाता है किसका? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्लेग रक्षक इन्हें कहते हैं, ऊंटों के रक्षक देवता कहा जाता है। पाबू जी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। और पाबू जी का जन्म हुआ था कोलूमंड फलोदी के अंदर, इनका जन्म हुआ था। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? तो 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण जी गुर्जर समाज के विष्णु देव कहलाते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं देवनारायण जी को। असिंध भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे इनका विशाल मेला आयोजित किया जाता है। इनकी घोड़ी का नाम पूछे तो लीलाघर। क्या नाम है? लीलाघर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संसदा समाप्त कर दी गई? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न भी है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राजस्थान के अंदर जो राज प्रमुख पद था उसको 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल बन गए। और हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। और अंतिम राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय थे। और वर्तमान में हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह उपबंध करता है अनुच्छेद 153। अब राज्यपाल की बात आई तो सबसे पहले ध्यान रखना, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है वैसे, और नाम मात्र का होता है। और वास्तव में काम कौन करती है? मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद। अब राज्यपाल के लिए एक सूत्र याद रखना, आपको मैं एक सूत्र बता देता हूं, बड़ा ही शानदार है, पेपर में बड़ा काम आएगा। नाम है इसका रासनी। क्या नाम है? रासनी पद। रासनी पद, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में मेरी दिक्कत आ रही है इसलिए पूरा नहीं लिखा जा रहा। रासनी पद योग्यता शर्त शपथ समा, शर्त शपथ समा, शर्त शपथ समा। रासनी पद योग्यता शर्त शपथ समा। देखो रासनी का मतलब यहां से अनुच्छेद से लग जाओ 153 से लग जाओ और लास्ट यहां तक जाना है 161। देखो राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, उसके पास संविधान कार्यपालिक शक्तियां होगी 154, उसकी नियुक्ति होगी 155, उसका पद का कार्यकाल 156, ठीक है। उसकी योग्यता 157 में है, उसकी शर्तें 158 में है, उसके लिए शपथ 159 में है और समा 161 में है। ये पेपर में आते हैं खास करके। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया था कार्यकाल से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 156। मैंने अभी आपको सूत्र बताया ना, पद यानी उसका कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है, वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है वो। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा,
देखो, राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, और राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? राष्ट्रपति के। यानी राज्यपाल सारी चीजें इर्द गिर्द किसके घूमती है? राष्ट्रपति की। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कभी भी अगर राज्यपाल नहीं होगा तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। लेकिन आजकल क्या है, राजनीति में माहौल बदल चुका है, तो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की जरूरत नहीं होती है। संबंधित पड़ोसी राज्य होता है ना, उसको अतिरिक्त नियुक्त कर दिया जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? कि राज्यपाल का पद है, बिल्कुल। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की पदावधि है, बिल्कुल। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, बिल्कुल। अभी मैंने सूत्र लिखाया था ना, रासनी पद योग्यता शर्त शपथ क्षमा, अगर वो याद हो गया ना तो ये अनुच्छेद गलत नहीं होंगे। और सिंपल सा प्रश्न अगर आपका गलत हो गया तो आप पिछड़ जाओगे। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाना, ये गलत है। कभी भी ध्यान रखना, राज्यपाल को पद से हटाना ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। इसलिए अनुच्छेद 155 हमारा क्या है? अनुच्छेद 155 में तो नियुक्ति है राज्यपाल की, तो ये असत्य हो गया। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त कब किया? ताजा प्रश्न अभी आरएस प्री के अंदर आया आपकी बार वाले में, ये भी ध्यान रखना। तो आरपीएससी के द्वारा 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे वो कौन से? बलीराम भगत। बलीराम भगत रहे थे और वो राज्यपाल भी रह चुके हैं। और ये कल्याण सिंह देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2014 से 2019 अपने राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, और यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, और अभी हाल ही में इन्हें अब की बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। अब 4 ऐसे राज्यपाल है राजस्थान के जिनके कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। चारों को अच्छे तरीके से पढ़ना और कितनी महिला थी वो भी याद रखना, ठीक है। तो राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, इनमें से कौन है? देखो, इनमें से कौन है जिसका पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी? निर्मल चंद जैन। देखो 4 कौन कौन से हैं अब यहाँ पे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, तो ये चारों के चारों में। एस.के. सिंह का पूरा नाम है शैलेंद्र कुमार सिंह है। श्रीमती प्रभा राव, ये भी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। निर्मल चंद जैन, इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। और दरबारा सिंह, चारों ऐसे राज्यपाल है जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो सही जवाब इनका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? भूरिया बाबा, तो भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? गोड़वाड़ के मीणाओं के। भूरिया बाबा ये गोड़वाड़ क्षेत्र या वागड़, ये दक्षिणी राजस्थान है ना, उनके मीणाओं के आराध्य देवता है। हाल ही में राजस्थान के नए राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? देखो ये टॉपिक बड़ा शानदार, आपके निर्वाचन जब आप पंचायती राज पढ़ोगे तो उसमें निर्वाचन आयोग का टॉपिक है 243 से टै पढ़ोगे ना, जब टै, ठीक है, उसके अंदर 11 या के जिसको कहते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वर्तमान में मधुकर गुप्ता बने हैं, और इन्होंने स्थान कौन सा किसका लिया है? प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया है। राजस्थान के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। और मैं आप सभी को बता देता हूं, हमारी बाजार के अंदर बुक भी है नानक क्लासेज नाम से राजस्थान करंट अफेयर्स की, जिसमें जनवरी से लेकर और अगस्त 2022 का पूरा फैक्ट के साथ मैटर है। इसके अलावा वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, पोर्टल, बजट, आर्थिक समीक्षा, सब डाटा इसमें डाला हुआ है। आप जरूर विजिट करें, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही शानदार बुक है, और यहाँ से क्वेश्चन खास करके बाजार में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। अगला देखो, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच राजस्थान के किस पूर्व खिलाड़ी को बनाया गया? तो उनका नाम है सुरभि मिश्रा। ये तो करंट के आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया? 26। कितने? 26 को। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? तो नोख जैसलमेर के अंदर, और नोख जैसलमेर के अंदर किया है। अब आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है अपने बड़ला जोधपुर के अंदर है, 2245 मेगावाट का, और दूसरा बड़ा है वो नोख जैसलमेर में 925 मेगावाट का। ये 2 पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। अंता 12 सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, रामगढ़, जैसलमेर, तो उत्तर आ जाएगा नोख जैसलमेर। मिसेज राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ज्योति सिंह। आपको 10% आपके करंट आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको साथ साथ में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, हमारी बुक के हिसाब से इस बुक के पेज दिए जा रहे हैं, तो इस बुक को जरूर लेना ताकि आपको पता लगे।
राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आशीष पुरोहित को, जो हनुमानगढ़ के हैं, उन्हें प्रदान किया गया। प्रदेश में राजस्थान साहित्य अकादमी जोधपुर उदयपुर के नए अध्यक्ष। अब कल परसों शाम को 9 बजे हमारी क्लास आती है, उसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चनों में राजस्थान की अकादमियों के क्वेश्चन कराए थे। तो राजस्थान साहित्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1958 को उदयपुर में हुई थी, इसके अध्यक्ष बने हैं दुलाराम सारण। कौन बने हैं? दुलाराम सारण। ये शिवराज छंगाणी, जो बीकानेर के अंदर अपनी राजस्थान संस्कृत साहित्य अकादमी ना, उसके अध्यक्ष है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहां खुला है? तो ये बाड़मेर के अंदर खुला है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पे? जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में राजस्थान में रेलवे के 18 जोन है। ठीक है, कितने? 18 जोन है। राजस्थान एथलेटिक्स संघ द्वारा किस दिवस को जेवेलिन डे के रूप में मनाया गया? तो हमेशा 7 अगस्त के दिन, क्योंकि ये बात है 7 अगस्त 2021 की। इस दिन टोक्यो ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक, या इसको कहते हैं जेवेलिन थ्रो, उसमें स्वर्ण पदक जीता। उसकी याद में हम भारत के अंदर एथलेटिक दिवस के रूप में बनाने की शुरुआत हमने कर दी है, और राजस्थान ने एथलेटिक संघ ने कहा कि हम इसको जेवेलिन डे के रूप में बनाएंगे। 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2020 का आयोजन कहां किया गया? तो डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो शाहबाद बारां के अंदर। ये शाहबाद बारां बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, ध्यान रखना। वर्तमान में 16 कंजर्वेशन यानी संरक्षित क्षेत्र है अपने राजस्थान के अंदर। 27 अभ्यारण्य है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 टाइगर रिजर्व है, 7 मृगवन है, 5 जंतुआलय है। ये सारी चीजें याद रखना है, और 33 अखेट निषेध क्षेत्र है। अगला, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अपने लिए गौरव की बात है, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना का उपयोग किया था? सर्वप्रथम राजपुताना का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉम्स ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, जबकि 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान नाम दिया। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से हैं? अब सारे जानते हैं, 1070 किलोमीटर है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो देख लो कौन सा उत्तर सही बैठेगा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। याद रखना, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर, सबसे दूर बीकानेर है, सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर की, सबसे कम बीकानेर की। ठीक है, गंगानगर की 210, बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464, बाड़मेर की 228। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से बाड़मेर गुजरात से भी लगता है और गंगानगर पंजाब से भी लगता है। तो यानी केवल 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले बीकानेर, जैसलमेर। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? अब राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वृक्ष है खेजड़ी, और खेजड़ी को 1983 में राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। इसका नाम है प्रोसेपिस सेनेरेरियो। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं? घोड़ावन पक्षी को कहते हैं। 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। चंद्राकार बालूका स्तूपों को क्या कहा जाता है? चंद्राकार, यानी चंद्राकार का मतलब आधे चांद के आकार के से बालूका स्तूप बनते हैं, ये अर्ध चंद्राकार, उन्हें कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं? बरखान कहा जाता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा? देखो, सही उत्तर देना है, आगे तथ्य है। ठीक है। अब देखो, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदानों का विस्तार है। बिल्कुल ये सही है। उसके बाद राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वत का विस्तार है। बिल्कुल, लगभग 9 के 10। राज्य के लगभग 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान है। बिल्कुल। और राज्य के लगभग 6.37% भू क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी पठार का विस्तार है। बिल्कुल सही है। देखा, ये जो 100% है, तो इसमें सारे सही हो जाएंगे। ठीक है। तो उत्तर देख लो, इसमें क्या पूछ रहा है ये सही उत्तर का चयन करना है अपने को। सही उत्तर का चयन करना है तो उत्तर लगा दो भी भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी का विस्तार। अगर इसके हिसाब से देखें तो लगभग सही है। अगर बिल्कुल पॉइंट निकालो, देखो 1, 4 और 3, 7 और 4 11, और 7, 3 10, 10 और 3 13 और 1 14, और 6। इसके बाद इसने क्या कर दिया, देखो दोबारा सारा जोड़ लेते हैं क्योंकि हो सकता है
इसने बिल्कुल पॉइंट अलग निकाला हो, 66.11, 9.60, 23.03 और 6.37, क्योंकि कई बार ये 6.89 होता है ना, तो इसको उत्तर गलत भी मान लेता है। तो वैसे ये सारे के सारे सही हैं, यानी लगभग में देखें तो सारे सही है। 1 2 3 4, अब इसने ऑप्शन अलग बना दिया, आप सारे सही कर लेना, ABCD सही उत्तर दीजिए। ठीक है, इसने थोड़ा, ठीक है, इसको उत्तर मान लेना। अगला सीफ क्या है, ये इतना ही लिखा हुआ है सीफ, सीप कह दो इसको, या सीफ एक क्या चीज है, तो सीफ क्या चीज है, सीफ अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है, तो मोटे मोटे तरीकों में अपने क्या मानता है, कृषि विभाग मानता है 12 जिलों में। राजस्थान के किस जिले में पलाया जिले हैं, ये तो हम जानते हैं, खड़ीन जो क्षेत्र पैदा होता है ना, खड़ीन पलाया जिले जैसलमेर में है। निम्नलिखित में से कौन सा समय दक्षिणी राजस्थान की पर्वत चोटियों और उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताता है, सही अवरोही क्रम बताता है। तो देखो, सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी, गोगुंदा, ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आया हुआ है। इनमें से सबसे बड़ी चोटी, अगर अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बड़े से छोटे की ओर, तो सज्जनगढ़ यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, बिल्कुल ये तो अपने आप कट गए, क्योंकि इन सब में अगर चोटियों में देखें तो सज्जनगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, तो पहला उत्तर हो जाएगा। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है, 820 मीटर ऊंची चोटी कौन सी है, खो, और खो कहां पे है, सॉरी हर्षनाथ है, हर्षनाथ की है, हर्षनाथ की 820 मीटर है, खो की तो 900 कुछ है, तो हर्षनाथ सीकर में। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन AM हेरोन के द्वारा किया गया। और किस लोक देवताओं ने गायों की रक्षा हेतु प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया, मतलब लगभग लोक देवता उन्होंने गायों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से युद्ध किया था, तो किसने नहीं किया, देखो गोगा जी ने किया था महमूद गजनवी के साथ, फिरोज शाह तुगलक के साथ, और तेजा जी ने किया था मेर की मीणाओं से छुड़ाने के लिए, और पाबू जी ने भी किया था, लेकिन रामदेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध नहीं किया। जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है, तो ये थे आलम जी, ठीक है, आलम जी को जेतमलोत राठौड़ के नाम से जाना जाता है। निम्न युगमों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत है, ब्राह्मणी माता का सोरसेन बारा में बिल्कुल पीठ की पूजा होती है, नारायणी माता राजगढ़ अलवर में बिल्कुल सही है, मीणाओं और नाइयों के बीच विवाद चल रहा है, आवरी माता चित्तौड़गढ़ में है, आवरी असावर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है, जिलानी माता जासोल बाड़मेर, ये गलत है, जिलानी माता भी कहाँ की है, अलवर की। देखो अलवर की 3 माताएं याद रखना, नारायणी माता, जिलानी माता और दोलागढ़ माता। दोलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में आ गया ना क्वेश्चन, अलवर के अंदर है। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी कहा जाता है, शिशु रक्षक, तो महामाया माता को कहा जाता है शिशु रक्षक, ये वही शिशु रक्षक या शीतला माता भी इन्हें कहा जाता है। चौथ माता का मंदिर कहाँ पे है, चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में। छींच माता, एक तो है छींक माता और एक है छींच माता, छींच माता का मंदिर है बांसवाड़ा में, छींक माता का जयपुर में, घेवर एक सती मंदिर है राजसमंद में। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, देखो राज्य लोक सेवा का मतलब आरपीएससी, संविधान के अनुच्छेद 315 में आरपीएससी का उल्लेख है, और इसमें वर्तमान में राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो टोटल 8 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। तो ये क्या कहता है कि अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, अधिनियम 320 के तहत राज्यपाल को सौंपते हैं। इनकी नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करता है, लेकिन जो हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को निलंबित राज्यपाल कर सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, राज्य के जो मंत्रिपरिषद होती है ना उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। अपने संविधान का अनुच्छेद 163 164 पढ़ोगे ना, तो अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को विधिक सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद और उसका मुख्यमंत्री होगा, और 164 ये कहता है कि उन मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाएगा। राजस्थान के राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाई जाती है, तो कौन करता है, राजस्थान के राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अब याद करने का तरीका देखो, याद करने का तरीका क्या है कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, इससे ऊपर अगर होती है तो न्यायपालिका होती है, ठीक है, तो न्यायपालिका शपथ दिलाएगी तो राज्य की न्यायपालिका होती है उच्च न्यायालय, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है, और जो राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है और राज्यपाल को हटाता राष्ट्रपति है,
तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कार्य कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपके लिए 60% है, मैंने आपको दिए इंपॉर्टेंट, आप अच्छे तरीके से पढ़ें। जैसे जैसे आपका टेस्ट होता जाता है आप उस टॉपिक के साथ पढ़ते रहें। मैंने पूरी कोशिश की है, आपके लिए टाइम निकाला है और ये क्लास देनी शुरू की है। कल मैं दूसरा टेस्ट भी आपको दे दूंगा, तीसरा टेस्ट, फिर आप लगातार चलते रहेंगे। बस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज आप जरूर कर लो सेकंड ग्रेड की, ताकि आप अच्छे तरीके से मनन कर सको, बड़ी बढ़िया तरीके से। कोई कंफ्यूजिंग होगी वो भी मैं यूट्यूब पे यहाँ करवा रहा हूँ, तो वो क्लियर आपकी हो जाएगी। तो आप निरंतर अध्ययन करें। हमारी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आती है रोज 7:30 पर, शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है, तो वो भी आप लें, अटेंड करें और अपनी तैयारी को चार चांद लगाएं। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।